गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 25 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही तेज़ी के साथ इसमें हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस का यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहला, मुझसे नहीं होगा। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और पांचवा, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, ये ऐसा शब्द है, ये पांचों ऐसा पॉइंट है जो लोगों को, आपको, हमको, किसी को भी आगे बढ़ने से रोकता है। तो इन पांचों जो सेंटेंस है इसको अपने जीवन में लागू कभी मत कीजिए और इसे हावी मत होने दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, यूएन अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI को मिला है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र में मिला है और स्थिरता रिपोर्टिंग के लिए मिला है। इसके सस्टेनेबल इनिशिएटिव को दुनिया भर में 70 पहलों में से सबसे ज़्यादा अंक मिला है, ठीक है। लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अंकटाड कार्य समूह ने अपनी पहल स्थिरता रिपोर्ट मानक बोर्ड के लिए ICAI को ISAR सम्मान 2023 से सम्मानित किया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर को अबू धाबी में, 17 अक्टूबर को जो अबू धाबी में 8वें विश्व निवेश के दौरान अंकटाड, यानी कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन, बताइए। तो यूनाइटेड नेशन जो है अंकटाड का, ये है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, ठीक है। यानी कि ये देखिए 17 अक्टूबर को अबू धाबी में 8वें विश्व निवेश मंच के दौरान यूनाइटेड नेशंस व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ISAR सम्मान के 6ठे संस्करण की विजेता की गई। तो ये देखिए यहाँ पे अबू धाबी में 8वें विश्व निवेश मंच का आयोजन था अबू धाबी में 17 अक्टूबर को, और इसमें 6ठे संस्करण का ये जो प्राइज दिया गया है उसका 6ठे संस्करण का इसका यहाँ पे वितरण हुआ है, इसका विजेता घोषित किया गया है। ICAI ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप मानक तैयार करने के लिए 2020 में स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड की स्थापना की थी। ICAR सम्मान का उद्देश्य स्थिरता और SDG रिपोर्टिंग पर जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रथाओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है, ये इसका उद्देश्य है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को किया गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत, और यह एक वैधानिक बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अनिकेत सुनील तलाटी ये इसके अध्यक्ष अभी हैं, ICAI के अध्यक्ष, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे अंकटाड की बात करें, अंकटाड की स्थापना की बात करें तो 1964 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जिनेवा, ठीक है। चलिए, और अगर अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो रेबेका ग्रिप्सन है, ग्रिप्सन, इसे भी याद कर लीजिएगा अंकटाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक भारत की सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भारत का सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 2024, ठीक है। 2024 तक भारत सरकार सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविदों के सहयोग से अगले साल तक
इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। अनुसंधान सुविधा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इसको विकसित किया जाएगा, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर R&D कमेटी द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर पर रिपोर्ट सौंपने के लिए बाद में मंत्रालय को ये इसके ऊपर रिपोर्ट सुनते हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसको सौंपा गया है, तो यहाँ पे देखिए समिति का जो रिपोर्ट है ये केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री ये राजीव चंद्रशेखर को सौंपी गई है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये संस्थान सेमीकंडक्टर्स में भारत की बढ़ती क्षमताओं का एक मुख्य संस्थान होगा, ठीक है। और यह IMEC, नैनोटेक, ITRSI और MIT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का भी भारतीय समकक्ष होगा, ये इन्होंने मंत्री जी ने कहा, ठीक है। IMEC उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के क्षेत्र में बेल्जियम स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। ताइवान स्थित ITRI को TMC, ताइवान मास कॉर्प और अन्य जैसी कंपनियों को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। आपको मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है ताइवान है, ठीक है ना। वहाँ से चिप्स वगैरह जो हम लोग को गाड़ियों में लगता है वो सब सारा चीज़ एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। MIT और नैनो स्केल विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर शोध कर रहा है, ये सब इसमें मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया गया है। यूरोपीय कमीशन हैज़ इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल सर्विस एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अंडर डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत किसे नोटिस भेजा गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा, ठीक है। तो ये यूरोपीय कमीशन के द्वारा तो ये भेजा गया है मेटा और टिकटॉक को, ठीक है। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर है इसलिए ये नोटिस भेजा गया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने मेटा से चुनाव की अखंडता की रक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन और समन रणनीतियों से संबंधित अपने दायित्वों को पालन करने के लिए कई कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी थी, ठीक है। यूरोपीय आयोग ने भी DSA के तहत टिकटॉक को नोटिस भेजा है। यूरोपीय आयोग ने मेटा और टिकटॉक से हमास द्वारा आतंकवादी हमले के बाद दुष्प्रचार और अवैध सामग्री के प्रसार के संबंध में कई कार्यवाही की साझा करने के लिए भी कहा है। मेटा और टिकटॉक को संकट प्रतिक्रिया पर पूछताछ के लिए 25 अक्टूबर 2023 तक आयोग को मांगी गई है, ठीक है। जानकारी प्रदान करने का आवश्यक बोला गया है। मेटा और टिकटॉक को ऑनलाइन चुनावी अखंडता और नाबालिगों के संरक्षण के बारे में पूछताछ के लिए आयोग की मांग की गई जानकारी 8 नवंबर 2023 तक प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नोटिस भेजा गया है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यवाही का हिस्सा है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। मेटा फेसबुक का ही पुराना नाम है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, ठीक है। यह मानको पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। टिकटॉक एक लघु रूप से वीडियो होस्टिंग सेवा है जिसका स्वामित्व चीनी इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी यहाँ पे बाइट डांस के पास है। इसका चीनी समकक्ष डाइनिंग है, ठीक है। डाइन, ठीक है, चीनी समकक्ष। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा टिकटॉक तो भारत में बंद हो गया है। टिकटॉक का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो ये लॉस एंजल में और सिंगापुर में है और एक चीनी कंपनी है जो कि हम लोग भारत के द्वारा इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। 2012 में टिकटॉक को लॉन्च किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारा अंश विकसित किया है। तो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारा अंश ये जो लॉन्च हुआ है ये
इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, सागर से समीक्षा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर का लक्ष्य निर्णय लेने और शासन में बड़ी छलांग लगाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों, 13 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 3 करोड़ छात्रों का डेटा को संग्रहित करेगा। डेटा का उपयोग सीबीएसई शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी में सुरक्षा के लिए स्कूलों में शैक्षणिक संवर्धन परियोजनाओं का प्रभावी विश्लेषण के लिए किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तानुकूल के रूप में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तानुकूल 2021 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। सॉफ्टवेयर का मुख्य 3 डेटा सेट है। पहला डेटा सेट यानी कि स्कूल डेटा रहेगा, इसमें शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण और खेल डेटा रहेगा, और परीक्षा परिणाम डेटा रहेगा ये सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये इसे याद कर लीजिएगा, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी बाघा बॉर्डर पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन जो है ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है बाघा अटारी बॉर्डर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, नितिन गडकरी ने अटारी बाघा बॉर्डर पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है। झंडे के ऊपर निगरानी प्रणाली लगाई गई है, उससे बीएसएफ कर्मियों को फायदा होगा। पहले 360 फीट का झंडा था, यह झंडा 2017 में लगाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने ही अगस्त 2017 में 400 फीट का ऊंचा झंडा लगा दिया। ठीक है, श्री नितिन गडकरी अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अमृतसर बाईपास का भी निरीक्षण किया। पंजाब में 29,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड और आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे, ये इन्होंने घोषणा किया। और 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली अमृतसर और कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसके बनने से दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी जो है 58 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा में 137 किलोमीटर तक बनाया जा रहा है। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे का जो लंबाई है 399 किलोमीटर और इसमें 120 किलोमीटर काम चल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेसवे पंजाब के पटियाला संगरूर और ये यहाँ से होकर गुजरेगा। ब्यास नदी पर एशिया का सबसे लंबा 1300 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज इस गलियारे की एक प्रमुख विशेषता है, इसे याद कर लीजिएगा। कौन सा नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ब्यास नदी पर एक 1300 मीटर लंबा कौन सा ब्रिज है? तो ये केबल स्टे ब्रिज है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम बताइए। तो वो जो नाम है यह है युवा संगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, युवा संगम। ठीक है, ये युवा भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है यह कार्यक्रम, और जिसका उद्देश्य है भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के बीच पारंपरिक संबंधों को बढ़ावा देना। इसका ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यानी कि ट्राइडेंट जो कि खबरों में था, किस देश से संबंधित है? तो ये जो ट्राइडेंट है ये चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चीन। ठीक है, एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है, जिसे चीनी में हेलिंग ओशन बेल के नाम से जाना जाता है। ओशन बेल, ठीक है, इसे ओशन बेल भी कहा जाता है। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूतकण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र की सतह के नीचे 3500 मीटर गहराई तक इसे स्थापित किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो ओरियोनिड मेट्रियोर शावर ये किसे कहा जाता है, इसमें क्वेश्चंस पूछा है, तो ये कहा जाता है हैली धूमकेतु को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हैली धूमकेतु। ठीक है, हैली का धूमकेतु यानी कि 37 वर्षों में पहली बार स्काई वॉचर्स को शूटिंग सितारे के शानदार प्रदर्शन के साथ पेश करने वाला है। ठीक है, ये अलका वर्षा ओरायन तारामंडल से निकलती हुई प्रतीत होगी। विशेष रूप से 3 चमकीले तारों से बनी प्रसिद्ध ओरायन बेल्ट के ठीक ऊपर यानी कि नज़दीकन उन्हें ओरियोनिड उल्कापात कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष में उत्पादन का पैटर्न क्या है? यानी कि एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2022-23 व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शंस फ्रॉम द लास्ट ईयर? यानी कि 2021-22 में इसका क्या प्रोडक्शन था, है ना? तो ये थोड़ा बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो 13.7% ये इंक्रीज़ हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021-22 के अंतिम की तुलना में लगभग 4.74 मिलियन टन यानी कि 1.37 ये बढ़ा है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1.37 बढ़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ आयुर्वेद डे 2023? तो इसका जो थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और इस बार का इसका थीम क्या है? तो आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें 100 देशों की भागीदारी होने वाला है इस कार्यक्रम में, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।